Good morning students. Today we start lecture number 4 क्लास +1 फिजिक्स। देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसका, यूनिट फर्स्ट का, जिसका नाम है, सेकंड पार्ट कहेंगे हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज का हमारा जो चैप्टर है या पार्ट है उसका नाम क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बेटा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, लास्ट टाइम हमने फिजिकल वर्ड पढ़ा था। आज हम फिजिकल वर्ड में प्रेजेंट क्वांटिटीज के मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी यूनिट्स क्या है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा आज के लेक्चर में वो है बेटा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ध्यान से देखिए बेटा, टॉपिक क्या हमारा? फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान से देखिए बेटा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकें, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? आर दोज क्वांटिटीज which can be measured directly or indirectly। ध्यान से देखिए बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकें, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। क्लियर है बेटा? पहली टर्म समझ आई, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिनको हम या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकें, उन क्वांटिटीज को हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? P इज इक्वल टू mu। एक्सप्रेशन फिजिकल क्वांटिटी का। ध्यान से देखिए बेटा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं हम P इज इक्वल टू mu। P क्या है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। N क्या है? ध्यान से कि एक वर्ड को समझे बेटा, यहां पर P क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। और N क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और U क्या है? यूनिट। U क्या है बेटा? यूनिट। ध्यान से देखिए बेटा, अभी हमने बताया फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज जिनको हम या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिनको हम मेजर कर सके, उन क्वांटिटीज को हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है P इज इक्वल टू mu। P क्या है बेटा? यहां पर फिजिकल क्वांटिटी, N क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और U क्या है? यूनिट। जैसे मैं एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। देखिए बेटा, एक एग्जांपल हम इस चीज को समझने के लिए लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक रोड है और इसका जो लेंथ है, क्या लेंथ, वो 10 सेंटीमीटर है। लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझो बेटा, लेंथ यहां पर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, और 10 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, और सेंटीमीटर क्या है? यूनिट है। समझ आ रहा है? एक एक चीजें आप क्लियरली एग्जांपल में देख सकते हैं बेटा। लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, इट मींस लेंथ कैसा क्वांटिटी हुआ? एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ। क्लियर है? फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बताया कैसे लिखा जाता है? mu। n क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। u क्या है बेटा? यूनिट। तो यहां पर देख सकते हो, लेंथ 10 सेंटीमीटर में लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। 10 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, और सेंटीमीटर क्या है? यहां पर यूनिट है। तो ये है एक्सप्रेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो एक चीज बेटा हमें क्लियर हो गई कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और कैसे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं या कैसे हम इसको रिटर्न करते हैं। क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट? अब बेटा साथ में एक चीज और समझें। देखिए क्या है हमारे पास, इस चीज को ध्यान से समझेंगे। एक एग्जांपल से मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं, तब क्लियरिटी आएगी। देखिए पहले समझे चीज क्या है।
हमने अभी देखा फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो चीजें होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। तो ध्यान से देखिए बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के। ये कहां से आया, इस चीज को हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, समझ आएगा। मान लीजिए बेटा हमारे पास, फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज को समझने के लिए, वही एग्जांपल ले रहा हूं अगेन। हमारे पास एक रोड है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है। कितना है बेटा? 10 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए बेटा, लेंथ यहां पर 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है? अच्छा, क्या मैं इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं? हाँ, कर सकते हैं। तो क्या आएगा बेटा? लेंथ इज इक्वल टू, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा 100 से डिवाइड किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर में। तो लेंथ आ गया हमारे पास 0.1 मीटर। तो ध्यान से देखिए बेटा, पहले फिजिकल क्वांटिटी कितना था? 10 सेंटीमीटर था। अब फिजिकल क्वांटिटी कितना है? 0.1 मीटर है। तो एक ही बात है दोनों, मतलब कांस्टेंट है भाई। आप 10 सेंटीमीटर के हैं, 0.1 मीटर के हैं, है तो सेम ही बात। इट मींस इस जो रोड है इसकी लेंथ क्या है? कांस्टेंट है। इट मींस फिजिकल क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट है, बस हमने एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है। तो 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर। अब ध्यान से देखिए बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। 10 से कितना हो गया? 0.1। और यूनिट क्या हुआ है हमारा? पहले जो सेंटीमीटर यूनिट था वो कैसा यूनिट था? स्मॉलर। और मीटर कैसा यूनिट है? ग्रेटर या लार्जर। तो ध्यान से देखिए बेटा, जैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू रिड्यूस हुआ तो हमारा यूनिट क्या हुआ? स्मॉलर से ग्रेटर हो गया। इट मींस न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यूनिट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। न्यूमेरिकल वैल्यू आप देख सकते हैं यहां से, जब डिक्रीज हुआ तो यू क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। यूनिट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। इट मींस न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए बेटा, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट इंटू 1/u एज इट इज। u इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो n इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या है बेटा? कांस्टेंट। तो आपको ये चीज याद रखनी है। ध्यान से समझे मैंने क्या यहां समझाया, इस चीज को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो यूनिट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस न्यूमेरिकल वैल्यू जब बढ़ेगी किसी फिजिकल क्वांटिटी की, तो उसका यूनिट है वो क्या होता जाएगा? स्मॉलर होता चला जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम उसको उधर भेजेंगे तो एन यू इज इक्वल टू के, इट मींस कांस्टेंट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन या एक्सप्रेशन है या फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है। उसके आप न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाओगे तो यूनिट स्मॉलर हो जाएगी, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को घटाओगे तो यूनिट क्या हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी, लार्जर हो जाएगी। क्लियर है बेटा? ये समझ आया। इसी के बेसिस पर बाद में एक लॉ बना। देखिए क्या, मान लेते हैं पहले जो 10 सेंटीमीटर लिया गया था, इसमें मान लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी? n1, और यूनिट क्या था? u1 इज इक्वल टू k था। बाद में न्यूमेरिकल वैल्यू मान लेते हैं कितना हो गया? n2, और u कितना हो गया? यूनिट u2 इज इक्वल टू k। पहले भी कांस्टेंट था, अब भी क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि nu इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। क्या दोनों को इक्वेट कर दें? तो इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। आगे ये फॉर्मूला बेटा बहुत काम हमें आएगा यूनिट कन्वर्जन में। n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। एक यूनिट से जब दूसरे यूनिट के अंदर हम किसी भी सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे तो हम हमेशा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो आपको बेटा एक चीज समझ आ गई, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। और एक्सप्रेशन में आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो यूनिट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों होती है मैंने एग्जांपल से समझाया। और लास्टली हमें पता चल गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट है। यहीं से फिर बाद में फार्मूला बना n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, जो हम कन्वर्जन के अंदर इसको यूज करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बेटा, सब सारी चीजें क्लियर हुई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास टर्म क्या आती है। हम अभी डिस्कस कर रहे थे यूनिट के बारे में। तो यूनिट क्या होता है?
देखिए बेटा यूनिट क्या होता है, समझे इस चीज को। यूनिट क्या होता है, नॉर्मली हमें पता है बेटा यूनिट वो चीज है जिसके अंदर हम किसी चीज को मीजर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें वाटर को मीजर करना, तो हम मीजर करेंगे वाटर को किस में, लीटर में। किस में करेंगे, लीटर में। ऐसा तो नहीं कि हम मार्कर को कहेंगे 2 लीटर मार्कर है, ऐसा नहीं होता बेटा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मीजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड मीजर की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट इज नोन एज यूनिट। तो यूनिट क्या हुआ इसका डेफिनेशन बेटा, एक स्टैंडर्ड मीजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड मीजर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिट। जैसे कि मान लीजिए मास को हमें मीजर करना, तो हम 1 kg लेंगे, 2 kg लेंगे, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स है। ऐसा नहीं है कि मास को हम ऐसे कहते हैं कि 2 लीटर है मास कितना है, 2 लीटर, या मास को हम कहें 2 मीटर है, ऐसा नहीं होता। तो हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेजर की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, यूनिट कह रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर यूनिट होता है, उसको एक्सप्रेस करते हैं तब, और यूनिट क्या होता है ये आपको पता चल गया है। क्लियर है बेटा। तो फिजिकल क्वांटिटी आपको कंप्लीटली समझ आ गया है। अब नेक्स्ट देखें इसके बाद, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती है, नेक्स्ट क्या हमारे पास, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं। देखिए बेटा, हमारे पास 3 टाइप की क्लासिफिकेशन किया हमने फिजिकल क्वांटिटीज का। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहले कौन सी टाइप की क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकंड है हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज। क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, या हम इसको नॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। और लास्ट थर्ड है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्या है हमारे पास, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो देखिए बेटा, हमारे पास टोटल 3 टाइप से हमने क्लासिफाई किया किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, और थर्ड क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब 1 बाय 1 तीनों को रीड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ध्यान से समझो बेटा, कौन सी की बात करेंगे हम सबसे पहले, फंडामेंटल क्वांटिटीज की। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, तो ध्यान से देखिए बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज। दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are independent from other physical quantities। ध्यान से समझे बेटा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी और फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड ना करे, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगेन रिपीट करता हूं बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जो किसी और क्वांटिटीज पर डिपेंड ना करें, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर है बेटा। और हमारे पास इस यूनिवर्स में अब तक केवल 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कितनी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी 7 है, ध्यान से देखिए बेटा। सबसे पहले नंबर 1 लेंथ। क्या है, लेंथ। सेकंड मास। थर्ड टाइम। फोर्थ करंट। फिफ्थ amount of substance। sixth temperature। और 7th है बेटा luminous intensity।
इंटेंसिटी। देखिए बेटा, इस यूनिवर्स में केवल 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मतलब ये बेसिक क्वांटिटीज हैं। ये 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं जो किसी और दूसरे यूनिट्स या क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती। तो इन क्वांटिटीज को हमने क्या नाम दिया? फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेंथ बेटा आप एग्जांपल से समझ भी सकते हो, जैसे कि ये मार्कर है, तो इस मार्कर की लेंथ इस मार्कर के मास पर डिपेंड नहीं करती। इट मींस ये लेंथ है वो इंडिपेंडेंट है किससे? मास से एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज से। क्लियर है? ऐसे ही मास किसी और पे डिपेंड नहीं करता, टाइम किसी और पे डिपेंड नहीं करता। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर एंड लुमिनियस इंटेंसिटी। क्लियर है? ये 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं जो किसी और फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती। इट मींस ये सातों ही कैसी हुई? फंडामेंटल क्वांटिटीज हुई। क्लियर है? अब इन सभी की यूनिट की बात कर लेते हैं। तो लेंथ का यूनिट होता है बेटा मीटर। क्या होता है? मीटर। हम बात कर रहे हैं एसआई यूनिट्स की, बाद में डिस्कस करेंगे एसआई कहां से आया, क्या चीज होता है, बट सिंपली अभी बात कर लेते हैं। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकेंड, करंट का यूनिट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल, और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला। ध्यान से देखिए बेटा, हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज थी, हमने सातों की यूनिट बताई, और इन सातों यूनिट्स को हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। 7 फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट होंगे वो क्या कहलाएंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। तो आपसे फंडामेंटल क्वांटिटीज पूछी जाती है तो आप बता सकते हैं दीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? या यू कैन से दे आर इंडिपेंडेंट। क्लियर? और इनके जो यूनिट्स होंगे उनको हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर है? ये यूनिट भी किसी और यूनिट पर डिपेंड नहीं करते। इट मींस ये कैसे हुए? फंडामेंटल यूनिट। याद करें बेटा इन सभी को। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, टेम्परेचर का केल्विन, और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़े। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो देखिए बेटा, ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट समझ आ गए। नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल के बाद ड्राइव्ड क्वांटिटीज को। तो देखिए बेटा, ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? सेकंड हमारे पास क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज अभी फंडामेंटल में पढ़ा था ऐसी क्वांटिटीज जो किसी और फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड ना करें उनको फंडामेंटल, और अगर डिपेंड करें तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो डेफिनेशन क्या हुआ? दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, these are those physical quantities which are depend on other physical quantities. Other physical quantities are known as derived quantities. तो derived quantities क्या हुई बेटा? वो क्वांटिटीज जो किसी और फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करें। अब हमारे पास क्वेश्चन वही आता है, तो कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो ड्राइव्ड हैं? तो देखिए बेटा, इस यूनिवर्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिनमें से हमने 7 पढ़ी कौन सी? फंडामेंटल, और 2 पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री। उनको छोड़कर जितने भी बच गए सभी क्या होंगे? ड्राइव्ड क्वांटिटीज होंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज का। मास के बाद मान लेते हैं वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जो कैसे हैं? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो ध्यान से रखिए बेटा, वॉल्यूम सबसे पहले। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू
ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखें वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी पर इट मींस ये क्या हुआ, एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। सेम एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, अगेन एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर। इट मींस ये भी फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ये फंडामेंटल्स क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए डेंसिटी भी किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, मास पर, तो एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। इट मींस ये कैसा हुआ, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हुआ। ऐसे स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देख सकते हैं ये भी डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस, लेंथ और टाइम के ऊपर। इट मींस ये भी कैसा हुआ, ड्राइव्ड। ऐसे सभी जो फिजिकल क्वांटिटीज किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो दो क्लियर हुई बेटा, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नंबर 3, तीसरा फिजिकल क्वांटिटी देखें भाई। तीसरा है हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तीसरी टाइप कौन सी है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो ध्यान से देखिए बेटा, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए बेटा दो फिजिकल क्वांटिटी हैं जो सप्लीमेंट्री के क्लासिफिकेशन में रखे हमने। कौन कौन से, पहला है प्लेन एंगल, कौन सा, प्लेन एंगल, और दूसरा है हमारे पास सॉलिड एंगल। केवल दो ही फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हमने क्या कहा, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन से, प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में, प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। देखिए बेटा प्लेन एंगल क्या होता है, पहले आप सभी ने पढ़ा है। मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कल है, क्या बेटा, एक सर्कल, और ये इसका क्या है, सेंटर, क्या है, सेंटर। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये हमने सेंटर से एक रेडियस दिखाया और ये एक दूसरा रेडियस दिखाया। मान लेते हैं दोनों रेडियस के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो ध्यान से देखें, ये जो एंगल बना है यहां पर थीटा, दैट इज नोन एज प्लेन एंगल। क्या है, प्लेन एंगल, जो 2D में बना है। किसमें बना है, 2D में जो एंगल फॉर्म हुआ है, दैट इज नोन एज प्लेन एंगल। दो रेडियस ऑफ सर्कल के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको हमने क्या नाम दिया है, प्लेन एंगल, और डिनोट किससे करते हैं, थीटा से। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये रेडियस है, ये एंगल थीटा है। सामने यहां से यहां तक सरकमफ्रेंस का ये जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं, आर्क। क्लियर है। तो ध्यान से देखिए बेटा, सॉलिड एंगल को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम प्लेन एंगल को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लेन एंगल समझ आया, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू रेडियस ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल की दो रेडियस सबटेंडेड एट सेंटर के ऊपर जो एंगल फॉर्म होगा, द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल फ्रॉम इट्स टू रेडियस इज नोन एज प्लेन एंगल। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहां से जो रेडियस आएगा आर इज इक्वल टू, वो क्या आएगा, आर्क अपॉन थीटा, या यू कैन से थीटा क्या आएगा, एंगल, प्लेन एंगल। यहां से जब हम वैल्यू निकालना चाहें प्लेन एंगल का, थीटा का, तो ये क्या आएगा, आर्क अपॉन रेडियस। क्या आएगा, आर्क अपॉन रेडियस। और इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी बेटा रेडियन। क्या आएगी, रेडियन। एंगल की यूनिट क्या होगी, ध्यान रखना बेटा, रेडियन। अब देखो रेडियन कहां से आया। मान लीजिए इस कंप्लीट सर्कल का हमें एंगल फॉर्म करना है, फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर कंप्लीट सर्कल के सेंटर पर एंगल कितना बना, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आर्क कितना, कंप्लीट 2πr, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और रेडियस कितना, आर। आर से आर क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो थीटा कितना आया हमारे पास, 2π। कितना आया, 2π। और ये क्या आया, रेडियन। क्या आया, रेडियन। हम इसको डिग्री में चेंज कर सकते हैं। हमें पता है ये कंप्लीट कितना था, 360। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू होता है बेटा 2π। 2 इधर आएगा डिवाइड में, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई। ये आप कन्वर्जन के लिए याद रख सकते हैं।
तो हमने प्लेन एंगल के बारे में पढ़ा। प्लेन एंगल क्या होता है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, देखिए प्लेन एंगल क्या है, द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाई टू रेडियस ऑफ इट, किसी भी सर्कल की दो रेडियस उसके सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म कर रही है, दैट इज नोन एज प्लेन एंगल। डिनोट करते हैं थीटा से, फार्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। यूनिट होता है रेडियन, यूनिट क्या होता है, रेडियन, यूनिट ऑफ थीटा क्या है, रेडियन। अगर हमें कंप्लीट सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल बना ये फाइंड आउट करना है, तो ये कितना आर्क कंप्लीट हो गया 2 पाई आर अपॉन रेडियस आर, आर से आर कट गया तो 2 पाई रेडियन। तो हमें पता चल गया कि ये कंप्लीट हमें पता है 360 था, तो 360 इज इक्वल टू 2 पाई, इट मींस 180 डिग्री को हम कहते हैं 1 पाई रेडियन। क्लियर है, तो आपको ये कन्वर्जन के लिए याद रखना है 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। रेडियन क्या है, SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट पूरा समझ आया बेटा। अब मूव करते हैं किसके ऊपर, सॉलिड एंगल के ऊपर। तो ध्यान से देखिए बेटा, सॉलिड एंगल क्या है, सेकेंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हमारे पास है सॉलिड एंगल। तो देखिए बेटा सॉलिड एंगल क्या है, सेकेंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या थी हमारे पास, सॉलिड एंगल। समझे, बहुत ही आसान है। हमारे पास बेटा एक सफियर है, क्या है, एक सफियर। इस बार सर्कल नहीं है, एक सफियर है। क्या है, सफियर। हमने इसके सेंटर के ऊपर, ये इसका क्या है, सेंटर। ध्यान से देखिए बेटा, पिछली बार सर्कल था, इट मींस हम 2D में बात कर रहे थे। इस बार सफियर है, इट मींस हम किस में बात कर रहे हैं, 3D में। किसमें, 3D में। तो ध्यान से देखिए बेटा, एक सफियर, मान लेते हैं हमारे पास एक बॉल है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक रबर बॉल है, और उस रबर बॉल के सरफेस के ऊपर हमने एक स्क्वायर बनाया। क्या बनाया, एक स्क्वायर, और उसको सेंटर तक कट कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये इसके सरफेस के ऊपर हमने एक स्क्वायर बनाया है। ये देखिए बेटा, एक सरफेस के ऊपर स्क्वायर और उसको सेंटर तक कट कर दिया। एक बॉल लो, उसके ऊपर पेन से एक स्क्वायर बनाओ और उसको सेंटर तक कट करके उस स्क्वायर को बाहर निकाल लो, और फिर देखो उसके सेंटर पर आपको एक 3D में एंगल नजर आएगा। किसमें, 3D में। और उस एंगल को, ये जो एंगल यहां बनेगा 3D में, 3D के अंदर जो एंगल बनेगा सेंटर के ऊपर ऑफ द स्फीयर, दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल। और इसको डिनोट करते हैं बेटा हम ओमेगा से, इस सिंबल से, और इस सिंबल का नाम क्या है, ओमेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सॉलिड एंगल क्या बेटा, द एंगल फॉर्म्ड इन 3D एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर इज नोन एज सॉलिड एंगल। क्लियर है, और इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला देखिए बेटा क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सेलेक्टेड पीस, सरफेस एरिया ऑफ सेलेक्टेड पीस on the surface of sphere, on the surface of sphere upon radius, upon radius। इस चीज को हमने क्या नाम दिया, सॉलिड एंगल ओमेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये इस कंप्लीट का हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है कंप्लीट स्फीयर का कि सॉलिड एंगल कितना होगा। तो कंप्लीट का सरफेस एरिया हमें पता है कितना होता है, सरफेस एरिया ओमेगा इज इक्वल टू कंप्लीट का सॉलिड एंगल कितना है बेटा, ध्यान से देखिए, रेडियस नहीं, रेडियस का स्क्वायर। थोड़ा ये चीज ध्यान रखिए बेटा, क्या होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सॉलिड एंगल द एरिया ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे हमने कितना एरिया सेलेक्ट किया है, अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस। इससे फाइंड आउट होगा क्या हमें, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होगा, लिख देते हैं यूनिट ऑफ ओमेगा, इट मीन सॉलिड एंगल, वो होता है बेटा स्ट्रेडियन। क्या होता है, स्ट्रेडियन। उसका रेडियन, इसका स्ट्रेडियन, STERADIAN।
DION, स्ट्रेडियन। क्लियर है, समझ आया। आप कंप्लीट स्फीयर का निकाल सकते हो, निकालने के लिए बिल्कुल इजी, वही क्या आ जाएगा हमारे पास, मान लेते हैं हम कंप्लीट स्फीयर का फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे कंप्लीट स्फीयर का फाइंड आउट करेंगे, पहले इधर देखें, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है कितना बेटा, 4πr², 4πr² अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो रेडियस स्क्वायर से रेडियस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4π आ गया हमारे पास। क्लियर है बेटा, तो ये क्या है, स्ट्रेडियन। क्या है ये, स्ट्रेडियन। कंप्लीट का हमारे पास क्या आया, 4π स्ट्रेडियन। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, प्लेन एंगल 2D में होता है और सॉलिड एंगल 3D में होता है। प्लेन एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, यूनिट रेडियन होता है। सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट करते हैं और यूनिट स्ट्रेडियन होता है। एक सर्कल का जो हम एंगल फाइंड आउट करें, क्या हम सर्कल का क्या करें, प्लेन एंगल फाइंड आउट करें कंप्लीट सर्कल का, तो वो होता है कितना, 2π, इट मींस 360 डिग्री। और यहां से आप देख सकते हैं बेटा कितना आएगा, एक स्फीयर का अगर हम फाइंड आउट करें कंप्लीट, तो वो कितना आएगा, 4π स्ट्रेडियन। इज इट क्लियर। तो ये था बेटा आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्या दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज समझ आई, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म और डिस्कस कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, उनका एक्सप्रेस कैसे करते हैं। क्लियर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, यूनिट के। यूनिट क्या होता है। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज ए गुड यूनिट। गुड यूनिट हम किसे कहेंगे, कोई भी सिस्टम है या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का हमने एक यूनिट लिया, तो हम कब कहेंगे कि वो यूनिट बहुत अच्छा है। देखिए बेटा, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए गुड यूनिट के अंदर। नंबर 1, हमारा क्वेश्चन था, अब हम आंसर की बात कर रहे हैं बेटा। देखिए गुड यूनिट में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले, इट इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, या इट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। कंप्लीट वर्ल्ड में एक्सेप्ट होनी चाहिए हमारी यूनिट, तभी वो क्या है, गुड यूनिट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हम बात करें इंडिया के अंदर यूनिट मीटर है और चाइना की बात करें तो मीटर ना हो, तो ये गलत है। अगर यूनिट मीटर है तो फिर वो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो क्या है, गुड यूनिट है। सेकेंड, हमारी गुड यूनिट कब होगी, जब वो क्या हो, मेजरमेंट फ्रेंडली हो। मेजरमेंट फ्रेंडली हो, क्या हो, मेजरमेंट फ्रेंडली। इसका मतलब ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए कि हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को 1 kg को मेजर करना है, तो हमारी क्वांटिटी है 1 kg। अब 1 kg को मेजर करने के लिए हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो 1 kg को मेजर करने के लिए 1 kg लोहे को हम यूज करें, या 1 kg हम कॉटन को यूज करें। तो हर जगह 1 kg कॉटन को इतना ज्यादा स्पेस वो लेगा, उसको लेके जाना इजी नहीं है। इट मींस वो क्या होना चाहिए, मेजरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसी हमारी यूनिट होनी चाहिए जिससे हम मेजरमेंट इजीली हो सके। जैसे मान लीजिए हमारा रूम है, इसकी लेंथ हमें मेजर करनी है, तो लेंथ मेजर जरूर थोड़ी हम मीटर में ही करें। मान लीजिए हम एक पोल से कर रहे हैं कि 1 पोल इज इक्वल टू दिस, 2 पोल इज इक्वल टू ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ हमने ऐसे ही पोल्स में मापा। पर जरूरी तो नहीं है ना बेटा कि उसी पोल से हम किसी दूसरे डिफरेंट साइज के रूम को भी मेजर कर पाए। तो ऐसी यूनिट होनी चाहिए जिससे हम सारी सभी क्वांटिटीज को इजीली मेजर कर पाए, मतलब वो मेजरमेंट फ्रेंडली हो। क्लियर है। नंबर 3, तीसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए उसमें, तीसरी क्वालिटी होनी चाहिए, इट इज नॉट अफेक्टेड, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फिजिकल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फिजिकल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फिजिकल फैक्टर्स का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे टेम्परेचर, ऐसा नहीं है कि हम सुबह किसी चीज को मेजर करें
तो मान लीजिए 2 मीटर है, शाम को टेम्परेचर बढ़ गया तो 4 मीटर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर किसी एक्सटर्नल फिजिकल फैक्टर का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हमारा जो यूनिट है वो गुड यूनिट है। ऐसा नहीं है कि 1 मीटर सुबह तो इतना होता है, शाम को 1 मीटर इतना हो जाए, ये सही नहीं है। उस पर किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी का कोई इफेक्ट या फिजिकल फैक्टर्स का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, या नेचुरल फिनोमिनाज का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये 3 क्वालिटीज अगर हमारी यूनिट में है तो हम कहेंगे हमारी यूनिट क्या है, गुड यूनिट है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए बेटा हमारे पास कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देखिए बेटा मेनली हमारे पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। सबसे पहला है MKS सिस्टम, दूसरा है CGS सिस्टम, तीसरा हमारे पास है FPS सिस्टम, और चौथा हमारे पास है SI सिस्टम। देखिए बेटा अब इनका क्या मतलब है समझें। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम लेंथ मेजर करें मीटर में, लेंथ किस में मेजर करें, मीटर में, मास किस में मेजर करें, किलोग्राम में, और टाइम किस में मेजर करें, सेकंड में। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, MKS सिस्टम। और ये बहुत लंबे समय तक एक्सेप्टेड रहा। मास किस में मेजर करें, लेंथ में नहीं, लेंथ किस में मेजर करें, मीटर में, मास किस में मेजर करें, किलोग्राम में, और टाइम किस में मेजर करें, सेकंड में। दूसरा हमारे पास सिस्टम है CGS सिस्टम, जिसके अंदर हम क्या करें, यहां पर साफ दिख रहा है मीटर, किलोग्राम और क्या था, सेकंड था। क्लियर? इसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड है। तो सपोज दिख रहा है सेंटीमीटर को किसमें भी, सेंटीमीटर में किसको मेजर करें, लेंथ को, ग्राम में मास को, और सेकंड में टाइम को। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, CGS सिस्टम। तीसरा है हमारे पास FPS सिस्टम। F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, और S का मतलब सेकंड। फुट में किसको मेजर कर रहे हैं हम, लेंथ को, पाउंड में मास को, और सेकंड में टाइम को। तो ये हमारे पास 3 मेजर सिस्टम थे, MKS, CGS और FPS। और इन सब के बाद हमारे पास आया SI सिस्टम। ध्यान से देखिए बेटा, एक हमारी यूनिट ऐसी होनी चाहिए जो ऑल ओवर एक्सेप्टेड हो। पहले ऐसा हो रहा था कि कोई अलग अलग कंट्रीज अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो कर रहा था, कोई कंट्री FPS को, कोई CGS को, कोई MKS को। तो इससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट हो सकती थी। तो इस सब को दूर करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम आया SI, जिसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ऑल ओवर द वर्ल्ड या वर्ल्ड वाइड सभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स को क्या कर दिया, यूनिफॉर्म कर दिया, सबके लिए एक कॉमन यूनिट्स बना दी, जिसे इस सिस्टम को क्या कहा गया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो ये मेजर 4 हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। क्लियर हुए बेटा? तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स, 3 मेजर टाइप्स हमने पढ़ी, कौन कौन सी, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। उसके बाद यूनिट क्या होता है, गुड यूनिट क्या होता है, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से हैं, ये सब आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।